तो आज हम देखते हैं जी इंक्वायरी की डेफिनेशन सेक्शन 2K ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन इंक्वायरी के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन पर डिटेल्ड वीडियो की थी और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ये तीनों कॉन्सेप्ट्स इंटररिलेटेड हैं, एक के बाद एक आते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो, अंदर की बातें बताने वाली वीडियो इसलिए की गई कि क्रिमिनल लॉ में स्टूडेंट को कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्योंकि उसे अंदर की बातें, ग्राउंड रियलिटी पता हो, वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो कुछ भी लिखने के काबिल हो जाए और जो वो लिखे वो इतना वैल्यूएबल नज़र आए कि एग्जामिनर को भी लगे कि बंदे में दम है या बंदे को ग्राउंड रियलिटी पता है। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो में, इससे पहली वीडियो में आईओ लफ्ज़ बार बार यूज़ किया गया था। तो आईओ की फुल फॉर्म होती है, मेरे ख्याल में मैंने अच्छी तरह आईओ को एक्सप्लेन नहीं किया उस वीडियो में, पिछली वीडियो में। आईओ की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई भी जब जुर्म होता है तो सबसे पहले जो पहली इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जब वो लिख ली जाती है यानी केस रजिस्टर हो जाता है तो थानेदार, उस थाने का हेड, उस केस की फाइल को किसी खास पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देता है। वो हवलदार भी हो सकता है, एएसआई भी हो सकता है, एसआई भी हो सकता है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन डीएसपी के भी हवाले की जा सकती है, सरकार की मर्जी होती है। हायर ऑफिसर्स के हवाले भी की जा सकती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जा सकती है कि ये 6 के 6 बंदे इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जनरली आम गरीबों के केसों में जब जुर्म होता है और केस रजिस्टर हो जाता है, एक बंदे को थानेदार उसकी फाइल हवाले कर देता है कि तू इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और तू ही सारा एविडेंस इकट्ठा करेगा इस केस में और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को देवेगा अलॉन्ग विद अक्यूज्ड। ये है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का मतलब। उसको हमारे यहाँ तफ्तीशी कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होती है तफ्तीश। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आम भाषा में लोग तफ्तीशी कहते हैं, आईओ बोल देते हैं शॉर्ट में। तो आगे चलते हैं जी डेफिनेशन पर इंक्वायरी की। आज की वीडियो का जो टॉपिक है यह है सेक्शन 2K ब्रैकेट में के ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी में ये सेक्शन 2 ब्रैकेट में जी थी। तो बेयर एक्ट ये कहता है जी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी का मतलब वो हर इंक्वायरी है जो ट्रायल नहीं है। ट्रायल के अलावा कोर्ट में जो भी होता है वो इंक्वायरी होती है, जो पहले सीआरपीसी अब बीएनएसएस इसके प्रोसीजर के तहत की जाए। ये नहीं कि किसी और कानून वाली इंक्वायरी को हम यहाँ ले आए, नो। सिर्फ बीएनएसएस के प्रोसीजर को मानकर, को फॉलो करके जो इंक्वायरी की जाए वो इंक्वायरी ये है सेक्शन 2 ब्रैकेट में के वाली। और ये इंक्वायरी बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट, मजिस्ट्रेट ही कोर्ट होता है क्रिमिनल मैटर्स में, आपको पता ही है। ये इंक्वायरी सिर्फ कोर्ट कर सकता है, सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है और कोई बंदा नहीं। वैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, जब जुर्म होता है तो पुलिस सबूत इकट्ठे करती है और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में दे देती है। उसके बाद कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है और गवाहियाँ बुला लेता है। लेकिन चार्ज फ्रेम करने से पहले एक इंक्वायरी का मौका आता है जो हम इस स्लाइड के एंड में आपको बताएंगे। सो इंक्वायरी जो है, फर्स्ट लाइन है स्लाइड की, आप देख रहे हैं, ये सेकंड स्टेज है।
फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन है किसी भी जुर्म के होने के बाद। थर्ड स्टेज ट्रायल है। ट्रायल हम डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। तो जो इंक्वायरी है, नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, पुलिस प्रोसीडिंग नहीं है, कोर्ट के बाहर का मसला नहीं है ये। अनलाइक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग, आपको पता है। उसमें पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है या कोई और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इज डन बाय द कोर्ट ओनली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन है। सिर्फ कोर्ट इंक्वायरी कर सकता है, जिस इंक्वायरी की हम आज बात कर रहे हैं, सेक्शन 2 वाली, के वाली। इट मे नॉट बी रिगार्डिंग दी ऑफेंस, और ये इंक्वायरी जरूरी नहीं कि किसी क्राइम, किसी जुर्म के बाबत हो। एंड इट इज डन टू ब्रिंग आउट द ट्रुथ। यहाँ ये कंक्लूसिव रिमार्क्स है इंक्वायरी के बाबत कि इंक्वायरी कोर्ट द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा सच्चाई को बाहर लाने के लिए की जाती है। कैसे, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। पहली एग्जांपल है जी कमिटमेंट ऑर्डर। जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चालान आ जाता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चार्ज लगाता है और गवाहियाँ बुला लेता है। लेकिन अगर फाइल को पढ़ने से जो पुलिस रिपोर्ट होती है ना, उसके ऊपर ही चालान जिसको बोलते हैं, 2-3 पेज का एक फॉरवर्डिंग लेटर होता है। उसमें प्रिसाइजली सारी ब्रीफ स्टोरी लिखी होती है उस जुर्म के होने की और एविडेंस की कलेक्शन की। वो पढ़कर मजिस्ट्रेट को ये पता लग जाता है कि ये जो ऑफेंसेस इसमें लिखे हैं, उनका मुकदमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं चल सकता, वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है। वैसे तो जब पुलिस रिपोर्ट आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोर्ट में देता है, तभी वो बता देता है कि ये सेशन ट्रायल केसेस है जी, सेशन ट्रायल सेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, सेशन ट्रायल ऑफेंसेस और क्राइम्स आर इन्वॉल्व्ड, बाकी आप फाइल देख लीजिएगा। इसमें सरकारी वकील भी कोर्ट की मदद करता है ये देखने में कि वाकई सेशन ट्रायबल है। ऑन दी होल मेन काम कोर्ट का होता है। कोर्ट मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको पढ़ता है फाइल को, और उससे उसको पता लग जाता है। एंड ही डिसाइड्स, फाइल को पढ़ने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि ये क्राइम जो है, इनका केस सिर्फ सेशन जज के पास चलना चाहिए नहीं, सिर्फ सेशन जज के पास ही चल सकता है एज पर लॉ। जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है सीआरपीसी के एंड में, बीएनएसएस के एंड में एक फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें आईपीसी के जो अब बीएनएस हो गई है, हर ऑफेंस के आगे ये लिखा है कि ये इस केस का मुकदमा, इस ऑफेंस का मुकदमा, इस क्राइम का मुकदमा किस कोर्ट में चलेगा। तो ये पढ़कर फाइल थोड़ी सी 2-4-5 पेज पढ़ने होते हैं, कोई लंबा काम नहीं होता। एक छोटा सा 1-1.5 पेज का ऑर्डर लिखाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि मैंने फाइल देख ली है अच्छी तरह, ये जुर्म हुआ है, ये एविडेंस कलेक्ट हुआ है, ये सेक्शंस, ये लॉ इन्वॉल्व है, इसलिए ये जो ऑफेंसेस हैं, जो सेक्शंस इसमें लिखी हुई हैं, ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन हैं। इसलिए मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस फाइल को, इस केस को अलॉन्ग विद द अक्यूज्ड सेशन कोर्ट की तरफ कमिट करता हूँ। इसको बोलते हैं कमिटमेंट ऑर्डर। उस फाइल को और मुलजम को सेशन जज के पास भेजने को कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट इसलिए होती है कि उसमें जो सेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, उनका ट्रायल सिर्फ, उनका मुकदमा सिर्फ सेशन जज की कोर्ट में चल सकता है। लेकिन अब ये लॉ बदल गया है, तो हम नए लॉ की डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, उलझ जाएंगी चीज़ें। यहाँ सिर्फ हमने इतना देखना है कि मजिस्ट्रेट ने क्या इंक्वायरी की। ये जो मजिस्ट्रेट ने फाइल के 2-4 पेज पढ़े, पहला फॉरवर्डिंग लेटर जिसमें सारी प्रिसाइज स्टोरी होती है जुर्म की और कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, और 1-2 पेज का ऑर्डर लिखा, वो पढ़कर ये इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ने की कि ये केस कमिट कर देना चाहिए। ये पहली एग्जांपल है इंक्वायरी की।
कमिटमेंट ऑर्डर। तो नेक्स्ट है जी केस लॉ। केस लॉ आपके आंसर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है, जैसे गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स। तो वैसे अगर आप अच्छी तरह सिस्टम को समझते हैं क्रिमिनल लॉ की और लिख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सही, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बंदे को ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ये बुकिश नहीं लिख रहा, इसको सब पता है। जिसको कम पता होता है उसे केस लॉ लिखने की ज़रूरत पड़ती है, दो चार, नहीं तो और कोई तरीका नहीं उसके आंसर को फोर्सफुल बनाने का। तो ये है अलीम एंड अदर्स, 1982 का केस है और क्रिमिनल लॉ जर्नल में छपा था। 1264 पेज नंबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो इसमें इंक्वायरी के बारे में बताया गया है, क्लियर किया गया है कि ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज। इसने कंक्लूड ही कर दिया कि चार्ज फ्रेम होने से पहले कोर्ट में अदालत जो भी करती है वो इंक्वायरी होती है। बट नॉट एंड्स इन कन्विक्शन और एक्विटल। लेकिन ये इंक्वायरी इसलिए नहीं की जाती कि कोई बंदे को सजा हो जाए या बंदा बरी हो जाए, ये उस बाबत नहीं होती, ऑफेंस के बाबत नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, पीछे हमने नहीं, यही है कमिटमेंट ऑर्डर, हम देख हटे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इंक्वायरी की, ये 1, 2, 3 नंबर एंड में लिखे हैं स्लाइड के। अंडर सेक्शन 125 CRPC हुआ करती थी, अब है 144 BNSS। इसमें क्या है, घरवाले पर केस करती है कि ये मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे गुजारे के लिए खर्चा देवे हस्बैंड। तो एट द फर्स्ट इंस्टांस जब पिटीशन घरवाली डालती है और घरवाले का जवाब आ जाता है, कोर्ट इंटर्म मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करती है कि जब तक मुकदमा चलता है तब तक हस्बैंड वाइफ को इतने पैसे हर महीने देता रहेगा, उसको इंटर्म मेंटेनेंस कहते हैं। आप बोलोगे जी कैसे डिसाइड करते हैं फिर वो ऐसे जी, जो पिटीशन होती है वाइफ की, वो मदर भी डाल सकती है, वैसे कोई भी फीमेल, आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई भी फीमेल डाल सकती है। खैर उधर हम नहीं जाएंगे, हम इंक्वायरी क्या करता है कोर्ट वो देखते हैं। पिटीशन के साथ वाइफ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाती है, उसका जवाब हस्बैंड देता है, उसके साथ भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में से दोनों तरफ की बहस सुनकर कोर्ट को पता लग जाता है कि बंदे की आमदन कितनी है, उसका 1/3 वाइफ के लिए खर्चा लग जाता है। कि बंदा अगर लाख रुपया महीना कमाता है तो 33,000 खर्चा वाइफ की फेवर में लगा दिया जाता है। ये 1/3 वाला जनरल रूल है। वैसे कई लोग इमोशनल होकर बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी लगा देते हैं, लेकिन जनरल रूल यही है। फिर उसके बाद एविडेंस आता है, जब पूरा एविडेंस आ जाता है तब ये क्लियर हो जाता है कि बंदे की आमदन कितनी है। फिर एंड में केस के कोर्ट एक्यूरेट खर्चा लगा देता है कि तेरी आमदन 10 लाख है, 3,30,000 तू हर महीने या वाइफ को देगा ही देगा। अब इसमें बंदा, जनानी तो कहेगी कि ये बंदा जी 10 लाख कमाता है, बंदा कहेगा मैं तो कुछ नहीं कमाता, मैं तो 300 रुपये कमाता हूँ। बंदा अगर मंगता भी हो, बेगर, तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी कि जितनी मिनिमम वेजेस सरकार द्वारा अनाउंस्ड है उतना पैसा तो ये कमाता ही कमाता है। मान लो यहाँ मिनिमम वेजेस सरकारी रेट है मिनिमम वेजेस का 600 रुपये, तो 6 18,000 रुपये आमदन होगी उसकी, तो 6,000 रुपया वाइफ का मेंटेनेंस लगेगा ही लगेगा। खैर ये देखना होता है, कुछ दिन छोड़ने भी पड़ते हैं इसमें। खैर उसमें हम मैथमेटिक्स में नहीं जाना हमने। ये जो 2 बार खर्चा लगाया कोर्ट ने, इंटर्म स्टेज पर एविडेंस आने से पहले और एविडेंस कंक्लूड होने के बाद, केस ख़त्म होने पर, इन दोनों में पहले बिना एविडेंस के बाद में एविडेंस की मदद से कोर्ट ने इंक्वायरी की और खर्चे का अमाउंट डिसाइड किया
ये है दूसरी एग्जाम्पल इंक्वायरी की। तीसरी एग्जाम्पल बड़ी जोरों शोरों से गर्म हो रही है। ये है सेक्शन 133 हुआ करती थी सीआरपीसी की, अब हो गई है 152 बीएनएसएस। कि कोई बंदा फ्लो ऑफ वाटर चेंज कर दे, दरिया की, नदी की डायरेक्शन ही बदल दे। वैसे तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, कोई आम आदमी दरिया की डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं कर सकता, सारी सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। ये इंक्वायरी करनी होती है एसडीएम डीसी, मतलब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट में, उस साइड में है। तो हो क्या रहा है यहाँ कि ब्यास दरिया का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज कर दी गई है। बहुत शोर पड़ रहा है पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल या रिलीजियस सर्कल्स ऑफ पंजाब में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हुआ है काम। अब ये दरिया इधर जा रहा था, उसको मोड़ के इधर कर दिया, तो इधर वाली ज़मीन वेली हो गई, वो अब दरिया के नीचे नहीं रही। लेकिन इधर वाली ज़मीन दरिया के नीचे आ गई। जो दरिया के नीचे आ गई उसमें कोई फसल नहीं होगी, वो ज़मीन यूजलेस होगी, प्राइसलेस होगी। वो लोग बेचते जा रहे हैं कि उसका कुछ मिलना तो है नहीं, दरिया के नीचे आ गई। लेकिन इधर जो खाली हुई वो दरिया का रुख मोड़ने वाले बड़े लोगों ने पहले ही खरीद रखी थी। ज़्यादा नहीं, कोई 15-16 हज़ार एकड़ कहते हैं, दबाल ही है। खैर बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हेयर दी वीडियो कंक्लूड्स। हमने एग्जांपल्स देख ली कि इंक्वायरी की क्या एग्जांपल्स हैं। सो इंक्वायरी चार्ज फ्रेम होने से पहले हो जाती है जहां मुकदमा जुर्म के बाबत है। जहां खर्चे का केस है, इंक्वायरी इंटर्म स्टेज पर होती है और एविडेंस आने के बाद भी होती है जब केस ख़त्म होता है। जहां 133, 152 वाली कोई डेंजरस एक्ट्स हो जाते हैं, वहाँ एसडीएम डीसी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके जो भी मनाही, जो भी हुक्म पास करना हो मुनासिब, वो पास करते हैं। तो इस तरह द वीडियो कंक्लूड्स। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम ट्रायल के ऊपर।